हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो एएसओ का मेंस का पेपर लिया गया था 27 फरवरी को, उसके कंप्लीट डिस्कशन के बारे में देखेंगे। ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम जो कि बिहार एसएससी, सीजीएल और बीपीएससी एईडीओ और बिहार एसएससी बीएसओ और एसएसओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पे? तो ये मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में ही ऋषिकुंड जो गर्म जल का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसरिया चौर आर्द्र भूमि बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा पूर्वी चंपारण। केसरिया चौर पूर्वी चंपारण में एक महत्वपूर्ण वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि है। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया स्तूप भी स्थित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बिहार राज्य में स्थित कौन सा प्राचीन स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, महाबोधि विहार। बिहार में दो यूनेस्को स्थल है, एक महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है और एक नालंदा महाविहार के अवशेष। चूँकि दिए गए विकल्प में महाबोधि विहार दिया है तो यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पोलावरम परियोजना से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा गोदावरी। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी जोग प्रपात से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शरावती। जोग जलप्रपात जिसे गरसोप्पा भी कहते हैं, कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भेल यानी BHEEL, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं, से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। भेल की जो प्रमुख इकाई है वो है भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली इत्यादि शहरों में है, लेकिन लखनऊ में इसकी कोई बड़ी निर्माण इकाई नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित भारत के कृषि जलवायु क्षेत्रों का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा वर्षा ऋतु, तापमान तथा कृषि क्षेत्र। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसका मुख्य आधार भौतिक विशेषताएं जैसे वर्षा, तापमान और फसल पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा, ए का 4। अधिकतम शहरी आबादी वाले राज्य कौन है? तो ये होगा महाराष्ट्र। उसके बाद अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा बिहार। उसके बाद है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए का 4, बी का 3 एंड सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों के हिस्से समाविष्ट हैं? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। बुंदेलखंड का विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों और मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण है का दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सही है और कौन इसका कारण गलत है या इसकी व्याख्या करता है या नहीं। अभिकथन है, भारत का पूर्वी तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से पश्चिमी तट की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मूलतः सिर्फ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो रीजन है यानी कारण है, ये हमारा क्या है? गलत है। पूर्वी तट ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन चक्रवात अरब सागर में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए कारण आर गलत होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राच्यवादी प्रभाव में कौन से संस्थान स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा पहला कलकत्ता मदरसा 1781 में। उसके बाद है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में और बनारस में संस्कृत कॉलेज 1794। तो 1, 2 और 3 हमारा तीनों ही सही होगा। ये तीनों संस्थान भारतीय संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काल में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में मौलिक बदलाव लाने वाली विचारधारा कौन सी मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा उपयोगितावाद। इसे इंग्लिश में यूटिलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं।
जेम्स मिल और जेरेमी बेंथम जैसे विचारकों ने प्रशासन में सुधार और कानूनों के संहिताकरण पर जोर दिया था। इसे ही हम उपयोगितावाद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ने गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 28 अगस्त 1920। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें सत्र में यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा का लोगों ने बहिष्कार किया था। कब किया था ये? तो ये 22 दिसंबर 1921 को किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल और बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। संगठन और इसके संस्थापक हैं नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैरी कारपेंटर। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी। और इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। यानी सब आमने सामने दिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई दिवस, तो ये कब घटित हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1946 में, डायरेक्ट एक्शन डे। उसके बाद कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन आया था मार्च में 1946 में। उसके बाद है वेवेल योजना, ये 1945 में आया था। और एटली की घोषणा जो हुआ था वो है फरवरी 1947 में। तो इस हिसाब से हमें सजा लेना है। तो पहले कौन होगा? पहले होगा 1945, उसके बाद आएगा मार्च 1946, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो 3, 2, 1, 4 हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें बॉम्बे के लोकहितवादी के नाम से बेहतर जाना जाता है, ने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, 1873 में भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी बैंक, कंपनियों, मिलों और कारखानों की स्थापना का प्रचार किया और घर में बने सामानों के बजाय विदेशी सामानों को प्राथमिकता देने की प्रथा की निंदा की। तो ये भी बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ ने 1897 में स्वदेशी भंडार शुरू किया, ये भी सही है। सरला देवी ने 1903 में लक्ष्मी देवी भंडार शुरू किया, ये भी सही है। तो टोटल आंसर चारों का चारों ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 17 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अभिकथन ए, राजनारायण बोस को बंगाल में राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है। तो बिल्कुल ये सही है। उन्होंने 1867 में हिंदू मेला की स्थापना की थी, ये गलत है। राजनारायण बोस ने हिंदू मेला की प्रेरणा दी थी, लेकिन इसकी स्थापना जो की थी वो थे नौगोपाल मित्रा। इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जबकि राजनारायण बोस ने इसका सिर्फ सुझाव दिया था, प्रेरणा दिया था। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए सही है, लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कथन है, लाला लाजपत राय ने 1916 में तर्क दिया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की एक उपज थी। तो बिल्कुल ये सही है। कारण है, उनका मानना था कि कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना और केवल गौण रूप से भारत के हितों की रक्षा करना था। तो बिल्कुल ये भी सही है। इसे ही सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी कहा जाता है, जिसे लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा था। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े इन कथनों पर विचार करें। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित नहीं किया गया था। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसी समय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अनेक भागों में ब्रिटिश शासन लुप्त हो गया था। तो बिल्कुल ये सही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक और बॉम्बे के सतारा जिले के क्रांतिकारियों ने समानांतर सरकार बना ली थी, ये भी सही है। छात्र, मजदूर और किसान विद्रोह के आधार थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार रहे। तो बिल्कुल ये भी सही है, इन्होंने साथ नहीं दिया था। तो 2, 3 और 4 हमारा तीनों सही है। तो बी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को जनजातीय क्षेत्रों के शासन और प्रशासन के लिए अलग कानून बनाने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर होगा
अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसका वर्णन 5वीं और 6वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संघवाद में विषमता के उदाहरण हैं? विषमता के बारे में बात कर रहे हैं, असिमेट्री के बारे में। पहला देखिए, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा में अलग अलग सीटें, विशेष जनजातीय प्रावधान और केंद्रीय शासित प्रदेशों का होना असममित संघवाद है, तो ये हमारा सही होगा। दूसरा है 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन संबंधित प्रावधान, तो ये भी भारतीय संघवाद में शामिल है। नीति आयोग की संरचना, ये गलत है। संघीय इकाइयों के रूप में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1, 2 और 4, 22 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग 4 के अंतर्गत सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर होगा बी, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना, ये मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का उल्लेख अनुच्छेद 32 और 226 दोनों में किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के लिए, दोनों ही इसे जारी कर सकते हैं। इस रिट का प्राथमिक उद्देश्य अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करना है, तो बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा 24 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसका आंसर होगा दामोदर स्वरूप सेठ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे और दामोदर स्वरूप सेठ इसके सदस्य नहीं थे। एन माधवराव, एस.एम. सादुल्ला और एन.जी. अयंगर, ये भी इसके सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसका गठन के संथानम समिति की सिफारिश पर किया गया था, बिल्कुल ये सही है। संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसका गठन हुआ था, लेकिन जो वैधानिक दर्जा दिया गया था वो 2003 में मिला था। इसे 1964 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ये गलत है। 2003 में वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, गठन 1964 में हुआ था। लेकिन इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 3 अन्य आयुक्त होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें एक मुख्य आयुक्त होता है और 2 से अधिक अन्य आयुक्त नहीं होते हैं। इसमें 3 लिखा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ एक सही है, केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर देखिए, कोई भी विधेयक जो किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी कर के अधिरोपण या उन्मूलन का प्रावधान करता है, स्वतः ही उससे धन विधेयक होने के योग्य बनाता है, तो ये गलत है। स्थानीय कर वाले विधेयक अनिवार्य रूप से धन विधेयक नहीं होते, याद रखना है। यदि राज्यसभा धन विधेयक पर कुछ सिफारिशें करती है तो लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, ये भी गलत है। लोकसभा उन सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती है। यदि राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा केवल 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, निजी असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए पेंशन योजना। ये याद रखना है, ये प्राइवेट जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें पेंशन का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, जैसा कि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, तो बिल्कुल ये सही है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन संविधान की मूल विशेषताओं को नहीं बदल सकते अनुच्छेद 368 के अनुसार, तो ये भी सही है। उसके बाद है, प्रस्तावना न्यायोचित है और इसके प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय है, तो ये गलत है। प्रस्तावना न्यायोचित नहीं है, यानी इसके प्रावधान को कोर्ट में चुनौती देकर लागू नहीं कराया जा सकता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। तो आंसर क्या होगा? 19 का 1 और 2, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इसकी स्थापना पहली बार 1921 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। जो 1919 का एक्ट आया था उसी के तहत इसकी स्थापना की गई थी, इसमें 22 से अधिक सदस्य नहीं होते, बिल्कुल 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं।
समिति के कार्य लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 308(1) में निहित है, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला अपने निर्दिष्ट उत्पाद के साथ गलत मेल खा रहा है? पहला दिया है गया, गया का गुड़, तो ये गलत है। गया में गुड़ का उत्पादन ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो ODOP है ये है तिलकुट, न कि गुड़, तो ये गलत मेल खा रहा है। मुजफ्फरपुर का लीची ये सही मेल खा रहा है। नालंदा का मखाना ये भी गलत है। मखाना मधुबनी या दरभंगा का प्रसिद्ध उत्पाद है, न कि नालंदा का। नालंदा का जो प्रसिद्ध है वो आलू है। तो हमारा कौन सा होगा? A और C, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा 31 का आंसर होगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को प्रत्यय और दूसरे को कारण कहा गया है। भारत की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को पूंजीगत व्यय कटौती किए बिना राजकोषीय घाटे को कम करने के वित्तीय समीकरण मजबूत करने की उम्मीद है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सही है। संपत्ति मोनेटाइजेशन से प्राप्त आय को पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में माना जाता है, जिसे इसे राजस्व व्यय की बजाय अवसंरचना निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये इसका सही कारण भी है। ये याद रखना कि एसेट मोनेटाइजेशन से सरकार अपनी निष्क्रिय संपत्तियों से धन जुटाकर बुनियादी ढांचे पर खर्च करती है, तो हमारा A और R दोनों सही है और R A का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं सेम। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बड़ी FDI प्रवाह आकर्षित कर रहा है, जो 2030 में 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल ये सही है। सौर, मॉडमून और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी अनुकूल नीति ढांचों ने निजी निवेशकों के लिए सभी वित्तीय और नियामक बाधाओं को हटा दिया है, तो ये गलत होगा। ये बोला यहाँ पे सभी वित्तीय नियामक बाधा नहीं हटा है, कुछ ही हटा है। PLI से बस थोड़ी सी मदद मिली है, ना कि पूरा का पूरा समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो आंसर होगा A सही है, R गलत है, तो ऑप्शन होगा 33 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें, तो 34 का आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 2021 में। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जो लॉन्च हुई थी ये हुई थी 2022 में। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज की जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 2020 में। और PLI योजना का नए क्षेत्र वस्त्र, ड्रोन और सेमीकंडक्टर में विस्तार ये हुआ था 2021 से 22 में। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला होगा 3 के बाद आएगा 1, उसके बाद आएगा 4 एंड सबसे लास्ट में 2022 है, तो ये हो जाएगा 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 34 का B, 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में क्रमबद्ध करें। 35, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब आया था? तो ये आया था, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आया था 8 अप्रैल 2015 में। प्रधानमंत्री जनधन योजना आया था 28 अगस्त 2014 को। PM किसान योजना 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ था। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले ऑप्शन 2, उसके बाद अप्रैल के बाद मई आएगा, तो 2143 ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। WTO के तहत कृषि समझौते एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट्स सब्सिडी बॉक्स को में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर में वर्गीकृत करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस संचालन ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं, तो ये गलत है। MSP जो है एम्बर बॉक्स के अंतर्गत आता है, न कि ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत, तो ये गलत हो गया। WTO के तहत विशेष और भेदभावपूर्ण प्रावधान विकासशील देशों को अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं, तो इसका आंसर ये बिल्कुल सही होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा 1 और 3, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
अधिनियम राजस्व घाटे को समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक कम करने का प्रावधान करता है, तो बिल्कुल ये सही है। यह सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने से रोकता है सिवाय असाधारण परिस्थितियों में, बिल्कुल ये भी सही है। अधिनियम केंद्रीय सरकार को वार्षिक बजट के साथ मध्यम अवधि की वित्तीय नीति विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताता है, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं को उनके मुख्य उद्देश्यों के साथ मिलाना है। प्रथम योजना जो कि 1951 से 56 तक चली थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास पर ध्यान, सिंचाई और ऊर्जा। ए का 1, ए का 2 ही होगा क्योंकि पहले वाले में कृषि पर ध्यान दिया गया था। उसके बाद है दूसरा बी, द्वितीय योजना 1956 से 61 के बीच में चला था, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित तीव्र औद्योगिकरण योजना थी। तृतीय योजना जो कि 61 से 66 के बीच चला था, ये अध्य में आत्मनिर्भर और बुनियादी उद्योगों का विस्तार था, तो सी का होगा 4। उसके बाद पंचवर्षीय योजना डी का होगा 1, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों को उनके संबंधित क्षेत्र और मुद्दों के साथ मिलाना है। समिति और फोकस क्षेत्र। नरसिम्हम समिति जो कि 1991 और 1998 में गठित हुई, इसका संबंध किससे था? तो ये था वित्तीय क्षेत्र में सुधार और बैंकिंग सेक्टर का पुनर्गठन। उसके बाद आई केलकर समिति 2002, तो इसका आंसर होगा वित्तीय समेकन और कर सुधार। उसके बाद रंगराजन समिति 2008, तो ये संबंधित था गरीबी का अनुमान और संबंधित पद्धति। उसके बाद रघुराजन समिति 2008, ये संबंधित था पिछड़े क्षेत्रों की पहचान और वित्तीय समावेशन। तो आप एक लाइन में अगर याद रखना हो तो नरसिम्हम जो समिति थी ये बैंकिंग से संबंधित थी, केलकर समिति कर से संबंधित थी, रंगराजन समिति गरीबी से संबंधित थी और रघुराजन जो था वित्तीय समावेशन से संबंधित था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बिहार की आबादी में कितने प्रतिशत लोग अब भी बहुआयामी रूप से गरीब हैं? तो इसका आंसर होगा डी। 2015 से जो 16 है उसमें जो बिहार में गरीबी थी 51.91% थी। अब 2019 से 21 में ये घट करके हो गई है 33.76%। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ कनाडा में। 2024 में इटली में हुआ था 50वां और 2025 में मेजबानी कनाडा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 16वीं जनगणना किस वर्ष आयोजित की जाएगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। जो पहला चरण है जनगणना का वो है अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। इस दौरान घरों की सूची और उनमें उपलब्ध सुविधाओं का डेटा एकत्र किया जाएगा। दूसरा चरण जिसे हम पॉपुलेशन इन्यूमरेशन बोलते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या की गणना फरवरी 2027 में होगी। तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो इसका आंसर होगा 1896 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू की है? बिहार ने। ई मोबाइल जो ई वोटिंग है सबसे पहले मोबाइल आधारित जो है वो बिहार में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? इसका आंसर होगा 1951 में। पिछले क्वेश्चन में आप ध्यान दें, जो पहला राज्य था जो मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू किया था वो था तेलंगाना। तेलंगाना में जो एक खम्मम जिला है वहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था। चूँकि ऑप्शन में तेलंगाना नहीं है इसलिए इसका आंसर बिहार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिजनेस रेडी परियोजना किस संगठन द्वारा शुरू की गई? तो इसका आंसर होगा विश्व बैंक। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की जगह लाया गया नया प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा किस वर्ष दी थी? तो इसका आंसर होगा 1948 में। राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार के उपकरणों से संबंधित है, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा डिमोंक ने ये कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। मायोपिक, जिसे हम निकट दृष्टि दोष वाला भी बोलते हैं, व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। तो ये बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का देख सकता है, दूर का नहीं देख सकता। दूर की वस्तुओं की प्रतिमा रेटिना के पीछे बनती है, तो ये गलत है। ये रेटिना के आगे ही इसकी जो प्रतिबिंब है वो बन जाता है, जिसकी वजह से हम उसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन 51 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तथा उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पृथ्वी की सतह पर रखे m द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? g को अपरिवर्तित पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण मानना है हमें। सिर्फ जिसका द्रव्यमान m है, यदि उसका हमें भार पूछे तो हम क्या बोलते हैं? mg उसका भार होगा। चूँकि ये कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान हमने दुगना कर दिया। पहले पृथ्वी का द्रव्यमान m था, अब हमने कर दिया 2m। उसकी त्रिज्या आधी कर दी है, पहले रेडियस उसका त्रिज्या r था, अब r/2 कर दिया है। तो इस पहले केस में जो बल लगता है वो क्या होता है? g m इंटू ये स्मॉल वाला m बाई आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी हो गई, यानी पृथ्वी के सतह पे ये रखा गया है भार। दूसरा है ये F1 हो गया, ये F2 अगर हम निकालें तो ये क्या होगा? g इंटू मास कितना है? 2m, द्रव्यमान 2m है, और छोटा वाला मास m बटे में आर स्क्वायर यानी r/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए तो g इंटू m बाई आर स्क्वायर बटे में 4, और यहाँ पे बचा है जो हमारा 2, यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा m बाई आर स्क्वायर इंटू 8, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे? F1 से, तो ये हो जाएगा 8F1, यानी कि कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा? 8mg, 52 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आकार के दो गोले, एक शीशे का जिसका द्रव्यमान 12 kg है तथा दूसरा एल्युमिनियम का जिसका द्रव्यमान 3 kg है, दोनों प्रारंभ में विरामावस्था में है और उन्हें 50 मीटर की ऊंचाई से एक साथ छोड़ा जाता है। जो भूमि से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान रहती हैं? वायु प्रतिरोध की उपेक्षा कीजिए, यानी एयर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा हमें उसे नेग्लेक्ट करना है। तो दो गोले दिए गए हैं, एक बड़ा गोला है शीशे का 12 kg का और एक 3 kg का एल्युमिनियम का है। ठीक है, ये शीशे का है और ये एल्युमिनियम का है। बोल रहा है इसे 10 मीटर ऊंचाई से हम विरामावस्था में हमने इसे रखा है। तो हमें बताना है जब हम इसे गिराएंगे 50 मीटर की ऊंचाई से, तो जब वे भूमि से 10 मीटर ऊपर होंगे तो कौन कौन सी राशि समान रहेगी? मान लीजिए अभी इसका जो हाइट है 50 मीटर है, पूछ रहा है कि जब ये दोनों गोले यहाँ, ये वाला मान लेते हैं 10 मीटर है, यहाँ पे आ जाएंगे तो इस केस में इनमें क्या क्या जो राशि है वो समान होगी, पूछ रहा है। तो पहला तो एक्सेलरेशन, जिसे हम त्वरण बोलते हैं, त्वरण क्या होगा? g होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा दोनों के लिए, चाहे यहाँ पे एल्युमिनियम हो, यहाँ पे कबूतर का पंख हो, क्योंकि ये बोला है वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करना है, यानी समझ लीजिए ये निर्वात में हम कर रहे हैं। तो ये g सेम हो जाएगा, क्योंकि समान समय पे गिराया गया है, यानी कि दोनों को एक ही समय पे गिराया गया है, तो इनका वेग भी समान होगा। क्यों? इसका मान लीजिए मास m है, कैपिटल M, इसका मास m है। फॉर्मूला क्या होता है? v बराबर u प्लस at। विरामावस्था में है, यानी कि आरंभिक जो वेग है ये 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है? दोनों का g है, और टाइम कितना है? मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में टाइम जो लगा है t है, तो gt, तो दोनों के लिए वेग क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इसमें क्या है? द्रव्यमान शामिल है ही नहीं, तो समान होगा। तो त्वरण और गति हमारा क्या होगा? समान होगा। अब गतिज ऊर्जा और गति तो समान होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा। क्यों? इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये होगा 1/2 कैपिटल M v स्क्वायर, v सेम है। इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? 1/2 M v स्क्वायर, v यहाँ पे सेम है। ये m छोटा है, ये m बड़ा है, तो ये बड़ा होगा इस वाले से, तो ये समान नहीं होगा। उसी तरह स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh, बड़े वाले के लिए mgh होगा, छोटे वाले के लिए mgh होगा, ये दोनों अलग अलग होगा, समान नहीं है। उसी तरीके से गतिज ऊर्जा हमने बताया समान नहीं है, जबकि त्वरण समान है। संवेग भी समान नहीं होगा, क्योंकि संवेग क्या होता है? mv, तो कैपिटल mv बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए स्मॉल mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो लंबे सोलेनॉइड P और Q में समान कुल कुंडलियाँ हैं तथा दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है। सोलेनॉइड P की लंबाई Q
की लंबाई से दोगुनी है। सोलेनोइडों के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात BP अनुपात BQ ज्ञात करना है हमें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट NI/L। यहाँ पे P की लंबाई Q से दुगनी है दिया है, यानी कि ये LP है, ये 2 टाइम्स ऑफ LQ है, दुगनी है उससे। तो हम क्या करेंगे, बाकी सब समान है, बोला है समान कुल कुंडलियाँ है, यानी N सेम है, दोनों में समान धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I भी सेम है। तो अगर हम BP बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट NI/LP, और BQ निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट NI/LQ। अब BP/BQ हम डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें अनुपात निकालना है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NI/LP बटे में म्यू नॉट NI/LQ। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, LQ ऊपर जाएगा, LP नीचे ही रहेगा। तो ये हो गया LQ बटा में LP। LQ बटा में LP हमें निकालना है, यहाँ से निकाल लीजिए। LQ बटा में LP क्या होगा, ये होगा 2:1, सॉरी 2:नहीं 1:2 होगा, 1:2। और यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/2। तो हमारा BP अनुपात BQ क्या मिल गया, 1:2। तो फॉर्मूला ये वाला बस याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा 54 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान धारा समान लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे और लोहे के तारों से प्रवाहित की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है कि धारा समान है, करंट I, लंबाई सेम है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी सेम है, लेकिन धातु अलग अलग है, यानी कि रजिस्टिविटी अलग अलग है। और हमें पता है कि जो लोहा है उसका प्रतिरोध तांबे से अधिक होता है, यानी कि लोहे का प्रतिरोध R आयरन ज़्यादा होगा किससे, कॉपर के प्रतिरोध से। ठीक है, ये ध्यान हमें रखना है। अब पहला स्टेटमेंट है, दोनों तारों में समान ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H = I²RT। T समय है, I दिया है हमें समान धारा, और R क्या है, हमने अभी भी कहा कि आयरन का लोहे का ज़्यादा होता है कॉपर से। तो ये क्या होगा, आयरन का जो ऊष्मा है वो कॉपर से ज़्यादा उत्पन्न होगा, और ये बोल रहा है समान होगा। तो ये क्या होगा, 55 का ये गलत हो गया। उसके बाद तांबे के तार में लोहे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो ये गलत है। तांबे के तार का प्रतिरोध लोहे के तार के प्रतिरोध से कम है, इसलिए इसमें ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी, ये भी गलत है। लोहे के तार में तांबे के तार की तुलना में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, ये सही है। विभवांतर ज्ञात किए बिना तुलना नहीं की जा सकती, बिल्कुल गलत है, हमें इसमें विभवांतर की आवश्यकता नहीं है, करंट दिया हुआ है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष तापमान पर निम्नलिखित माध्यमों में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कक्ष मतलब रूम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद थोड़ा सा कम द्रव में, और उससे ज़्यादा कम गैस में होती है। यहाँ पे ठोस कौन सा है, लोहा। तो लोहा में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद उससे कम थोड़ा जल में होगा, और उससे सबसे कम वायु में होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 56 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R नाम दिया गया है। अभिकथन A, मिट्टी के तेल केरोसिन का अपवर्तनांक 1.44 है, जो जल के अपवर्तनांक 1.33 से अधिक है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, ये तो याद रखने वाली चीज़ है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर करता है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही अधिक होगी, ये गलत है। द्रव्यमान घनत्व जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है, न कि अधिक होती है। अपवर्तनांक केवल द्रव्यमान घनत्व पर निर्भर नहीं करता, बल्कि प्रकाशीय घनत्व पर निर्भर करता है। उच्च प्रकाशीय घनत्व में प्रकाश की चाल कम होती है, अधिक नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, C, A सही है, परंतु R गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन से बना एक फ्यूज तार इस प्रकार बनाया गया है कि जब विद्युत धारा 10 एम्पीयर से अधिक हो जाती है तो वह पिघल जाता है। यदि उसी पदार्थ के फ्यूज तार से किसी विद्युत उपकरण में 30 एम्पीयर तक की धारा को सुरक्षित रूप से प्रवाहित करना हो तो उसमें क्या परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर है, फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएं और उसे उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दें। आंसर हो जाएगा A। क्यों, R = क्या होता है, ρ L/A।
लेंथ समान रखना है, रजिस्टिविटी भी समान रखना है, प्रतिरोधकता, तो हमें क्या बढ़ाना होगा, क्षेत्रफल उसका बढ़ाना होगा, तभी जाके उसका रेजिस्टेंस घटेगा। क्योंकि अधिक धारा सहने के लिए तार को मोटा करना होगा और सुरक्षा के लिए फ्यूज हमेशा श्रेणी में ही लगाया जाता है, ये ध्यान रखना है। फ्यूज तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है उसको मोटा करना होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है। संतुलित बल का इसका होगा, लकड़ी का ब्लॉक दोनों ओर से समान बल लगाने पर स्थिर रहता है तो हम उसे संतुलित बल कहते हैं, यानी ए का हो गया 2। उसके बाद है, गति का प्रथम नियम क्या कहता है, तो ये कहता है कि जब बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुकता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा है, गति का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये संबंधित है संवेग फील्डर यानी F=ma पर आधारित है। एक क्षेत्र रक्षक तेज गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर खींचता है। और तीसरा, गति का तृतीय नियम क्या कहता है, ये संबंधित जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका खाती है, तो ये हमारा पहला हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे संवेग जो है संबंधित है द्वितीय नियम से, जड़त्व का नियम संबंधित है प्रथम नियम से और तृतीय नियम से प्रतिक्रिया क्रियाबल के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है और एक प्राथमिक इंद्रधनुष बनाता है तो प्रकाश के पथ में घटित होने वाली प्रकाशीय घटनाओं का सही क्रम कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा डी। सबसे पहले होता है अपवर्तन, फिर होगा विक्षेपण, फिर होगा आंतरिक परावर्तन, उसके बाद होगा अपवर्तन, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घंटा धातु का एक एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, तो घंटा धातु मतलब बेल मेटल बोलते हैं इसको, बेल मेटल, तो ये कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, तो आंसर क्या होगा 61 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन शीघ्रता से घुल जाती है किसमें, तो ये आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, CCl4 में जल्दी घुल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का सबसे कम अस्थायी ऑक्साइड है, इसका आंसर होगा ऑप्शन है Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी C2H5OH, इसे एथेनॉल एक अल्कोहल है न कि क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। OH जहाँ पे लगा है वो क्षार है, क्योंकि ये कार्बन वाला कंपाउंड OH ये अल्कोहल को दर्शाता है न कि क्षार को, तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय है, तो इसका आंसर होगा ए HClO4, पर क्लोरिक एसिड इसे बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ यहाँ +7 है, ऑक्सी एसिड की अम्लता बढ़ जाती है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे निश्चेतक की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी ईथर। डाई एथिल ईथर का उपयोग ऐतिहासिक रूप से सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहोश करने के लिए निश्चेतक के रूप में किया जाता रहा है। एथिल अल्कोहल का उपयोग विलायक या पेय पदार्थ के रूप में होता है, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयरन किसका अवयव है, तो आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जिसके केंद्र में आयरन मौजूद होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये याद रखना है, इसमें मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड होने के कारण ये क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जब भी धातु का कोई ऑक्साइड लेंगे तो वो क्षारीय होगा और जब अधातु का ऑक्साइड लेंगे तो वो अम्लीय होगा, ये याद रखना है दिमाग में। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी होते हैं, यानी ये अम्लीय भी होते हैं क्षारीय भी होते हैं, निर्भर करता है हम कैसे प्रयोग करते हैं इसका। और सोडियम ऑक्साइड एक शक्तिशाली क्षार है, क्योंकि सोडियम क्या है, एक धातु है, धातु का ऑक्साइड हमेशा क्षार होता है, तो ये हो जाएगा डी का 3। तो 68 का होगा सी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल में निम्नलिखित में से किसके लवण होते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। जल की कठोरता मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सॉल्वे प्रक्रिया में सोडियम कार्बोनेट के माध्यम से या सीधे CO2 प्रवाहित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसका आंसर होगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी किसकी प्रजाति है? तो कुफरी आलू की प्रजाति है। यहाँ गलती लिख दिया है, ये आलू होगा, आलू की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिलोफाइलम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है राजमहल पहाड़ी से। राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड में है के ऊपरी गोंडवाना स्तरों से टिलोफाइलम के जीवाश्म प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवेरेनियस रोजियस में क्या मिलता है? तो इसका आंसर होगा विनक्रिस्टिन, ऑप्शन ए। इसे सदाबहार कहते हैं। इसमें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन नामक अल्कलॉइड मिलते हैं जो कैंसर विशेष करके ल्यूकेमिया के इलाज में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारू वाहिका जो जल संवहन में सहायक है सामान्यतः किसमें मिलती है? यहाँ दारू वाहिका का मतलब है जाइलम। दारू मतलब वो दारू पीने वाला दारू नहीं, जाइलम वेजल्स, इसको इंग्लिश में हम जाइलम लिखते हैं। किस में मिलती है? तो ये होगी आवृत बीजी में। जो वाहिका है आवृत बीजी पौधों का मुख्य लक्षण है। अनावृत बीजी में सामान्यतः वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं नीटम को छोड़ करके। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या मसाले के रूप में उपयोगी है? तो इसका आंसर होगा बी। कुछ लाइकेंस जैसे परमेलिया, जिसे हम छबीला भी कहते हैं, इसका उपयोग भारतीय मसालों विशेष करके गरम मसाला में स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा लाइकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो इसका आंसर होगा रूबिस्को, रूबिस्को। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 स्थिरीकरण करता है। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर प्रोटीन या एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरुलिना से संबंधित निम्न तथ्य को ध्यान दीजिए। प्रोटीन संपन्न, तो हाँ ये प्रोटीन संपन्न होता है। प्रोकैरियोटिक, गलत। हाँ प्रोकैरियोटिक भी होता है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है वो एक साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम प्रोकैरियोटिक भी कहते हैं, है जो प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिका नहीं पाई जाती है। तो ये आंसर नहीं होगा, 1 और 2 हमारा आंसर होगा। तो प्रथम व द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथनों में एक अभिकथन और दूसरा कारण के रूप में वर्णित है। अभिकथन दिया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वातावरण का तापक्रम बढ़ गया है, और कारण दिया है यह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने, जंगलों की कटाई व मीथेन गैस की मात्रा बढ़ने से हुआ है। तो इसका आंसर होगा ए भी सही है और आर भी इसका सही व्याख्या करता है। तो 78 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जीवों को विकास के सही क्रम में रखते हुए नीचे दिए गए सही कूट का चयन करें। विकास के सही क्रम में रखना है, तो ये जो दिया है ये सभी फंगस है। कवक के विकास समूह का क्रम है, पहला है फाइकोमाइसिटिस, तो उससे संबंधित है फाइटोप्थोरा। उसके बाद होगा मर्चेला, उसके बाद होगा एग्रिकस, और तीसरा होगा ऑल्टरनेरिया। तो 1, 4, 2 एंड 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। IBA ये जड़ के विकास में मदद करता है। उसके बाद है GA3, ये वृद्धि या बोनापन दूर करता है। तो बी का हो जाएगा 4, पौधे की वृद्धि करता है। ABA ये तनाव हार्मोन या प्रसुप्ति हार्मोन भी हम बोलते हैं, ये हो जाएगा सी का 1। और एथिलीन डी फल पकाने में काम आता है, डी का 3। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जानवर जो सांस लेता है लेकिन उसके कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब सांस लेने वाले अंग नहीं है। तो केंचुआ जो है अपनी नम त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। इसमें फेफड़े या गलफड़े जैसे विशिष्ट अंग नहीं है जिसे हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं, वो केंचुए में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपी के अलावा इनमें से कौन सी तकनीक है? तो तकनीक टेक्नोलॉजी पूछा है। तो अब देखिए इसका आंसर होगा ऑटेरोडियोग्राफी। सूक्ष्मदर्शिकी के साथ अक्सर ऑटेरोडियोग्राफी का उपयोग किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थों का उपयोग करके
कोशिकाओं या ऊतकों के भीतर विशिष्ट अणुओं के स्थान और वितरण का पता लगाया जाता है। प्लाज्मोलिसिस यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पादप कोशिका से पानी बाहर निकालने पर प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है। तो यह कोई तकनीक नहीं है, ये एक घटना है। उसके बाद है मैसेरेशन। यह ऊतकों को नरम करने या अलग करने की प्रक्रिया है जो अक्सर नमूना तैयार करने का हिस्सा होती है। यह भी कोई तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। क्रोमैटोग्राफी यह मिश्रण के घटकों को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है। ये तकनीक है बट ये एक रासायनिक तकनीक है। हालांकि यह विज्ञान में महत्वपूर्ण है लेकिन माइक्रोस्कोपी के साथ इसका सीधा तकनीकी एकीकरण ऑटोरेडियोग्राफी जितना नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण के कामों के बारे में नीचे दिए गए स्टेटमेंट पढ़ना है। पहला है, इसमें मौजूद मटेरियल को ट्रांसपोर्ट और केमिकली मॉडिफाई करना। तो ये बिल्कुल सही है, गोल्जी उपकरण का ये काम है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूसिन निकालना, ये भी सही है। कीटभक्षी पौधों में स्लाइम निकालना, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? डी। सभी ऑप्शन सही है। गोल्जी कैप पदार्थों के पैकेजिंग, संशोधन और स्राव जैसे म्यूसिन और स्लाइम के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा ए। जिन पुरुषों में सिंगल अफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है वे कलर ब्लाइंड होते हैं। यह एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी है। पुरुषों के पास केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है, इसलिए एक भी खराब जीन होने पर बीमारी दिखती है, जबकि महिलाओं को बीमार होने के लिए दोनों एक्स खराब होने चाहिए। महिलाओं में एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई। इसमें अगर एक्स एक खराब हुआ तो दूसरे की वजह से वो ठीक दिखेगा, लेकिन चूंकि पुरुषों में सिर्फ एक ही एक्स होता है और ये अगर खराब हुआ तो बीमारी दिखने लगती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भूगोल का प्रश्न है। ये पृथ्वी के इतिहास के प्राचीन से आधुनिक क्रम हमें सजाना है। तो पहला होगा पैलियोजोइक, उसके बाद होगा मेसोजोइक, उसके बाद होगा कोइनोजोइक। तो आंसर होगा 85 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक के टैडपोल में आयोडीन की कमी से ये होगा, इसमें कौन सी उसकी समस्या हो सकती है? तो इसका आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस में रुकावट। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसके बिना टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा डी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं। लगभग 65 से 70% सोडियम और पानी का पुनरावशोषण सक्रिय रूप से पीसीटी में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेशनल पार्क भारतीय एक सींग वाले गैंडे का नया घर है? तो इसका आंसर होगा दुधवा। काजीरंगा के अलावा राइनो रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क को गैंडों के दूसरे घर के रूप में विकसित किया गया है। नया घर पूछ रहा है इसलिए दुधवा होगा। आप चाहें तो जिन्होंने इसमें काजीरंगा वैसे दिया भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट और उसके लिए जिम्मेदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सही मैच किया गया जोड़ा है? तो एथिल अल्कोहल ईस्ट से, तो ये बिल्कुल सही है। ईस्ट किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल बनाता है। दही के लिए लैक्टोबाइसिलस जिम्मेदार है, तो ये तो गलत हो गया, एजिटोबैक्टर नहीं होगा, ये इसका होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन में रिफ्रैक्टरी पीरियड वह समय होता है जब पूरी तरीके से एक्साइटेबिलिटी इनमें नहीं होती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? तो ये बी, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। इस दौरान तंत्रिका झिल्ली एक नए आवेग को ग्रहण करने में असमर्थ होती है क्योंकि आयन संतुलन पुनः स्थापित हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अब गणित का क्वेश्चन शुरू हो गया है 91 से। यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 12 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 16 मेज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 मेज के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल सकते हैं, या ये हो जाएगा 12/16। तो ये 4 × 12 4 × 16, यानी 3 रुपये में खरीद के 4 रुपये में बेच रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है? एक का किसके सापेक्ष में? क्रय मूल्य के सापेक्ष में 1/3 × 100। तो ये हो जाएगा 33.1/3% लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
60 लीटर के मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 2:1 है। यदि अम्ल और जल का अनुपात 1:2 होता तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी। देखिए 60 लीटर में हमें दिया है 2:1। 2:2 क्या है, अम्ल है और 1 जल है, तो टोटल 3 किसके बराबर होगा 60 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 20 के। इस 20 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लीटर अम्ल हो जाएगा और 20 लीटर हमारा जल हो जाएगा। अब बोल रहा है यदि अम्ल और जल का अनुपात 1:2 होता तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले जल की मात्रा क्या होगी। चूँकि हमें जो नया अनुपात 1:2 चाहिए, तो अम्ल 40 लीटर जो है वो वही रहेगा, और तो जल कितना हो जाएगा 40 × 2 80 लीटर होना चाहिए। इसका दूसरा तरीका, तो मिलाया गया जल कितना हो जाएगा, 80 में से 20 घटा देंगे तो 60 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले लिख लेते हैं ये एसिड और वाटर, पहले कंडीशन में दिया है अनुपात 2:1 दिया है, और बोला है कि इसमें हम कितना जल मिलाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए, अम्ल नहीं मिलाना है। तो जल मिलाने के बाद 1:2 हो गया है, तो ध्यान रखना है एसिड, ये जो अम्ल है पहले कितना था 2 था, अभी 1 हो गया है, तो क्या करना होगा हमें सेम करना होगा। क्यों, क्योंकि हमने अम्ल तो मिलाया नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2:4। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गया है। अब देखिए वाटर में कितना चेंज आया है, 3 का चेंज आया है। तो 1 यूनिट किसके बराबर था, हमने निकाला था 1 यूनिट 20 के बराबर था, तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा, 3 × 20 यानी कि 60 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रत्येक 60 सेकंड बाद बीप की आवाज़ करता है, एक दूसरा उपकरण प्रत्येक 62 सेकंड बाद बीप की आवाज़ करता है। उन्होंने साथ साथ 10 बजे पूर्वाह्न की बीप की आवाज़ की। सबसे जल्दी वह अगला समय जिस पर दोनों साथ साथ बीप करेंगे वह क्या होगा। जब भी इस तरीके का समय पूछे, प्रश्न पूछे, आप उसका सीधा एलसीएम निकाल लीजिए। तो 60 और हमें 62 का एलसीएम निकालना है, तो ये कितना होगा, ये 31 × 2 है, और ये कितना होगा 2 × 30 लिख सकते हैं। तो 2 2 कॉमन हो गया, 2 × 30 × 31, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो 6 × 6 = 18 यानी 1860 सेकंड हमारा होगा आंसर। चूँकि हमें क्या करना है, समय बताना है, तो सबसे पहले हम इसे मिनट में बदलेंगे। तो 1860 बटे में 60 से हम डिवाइड करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 18 एंड 6 × 6 यानी 31 मिनट। 10 बजे चूँकि बजाया गया है, तो कितने मिनट बाद दोबारा बजेगा, 31 मिनट बाद, तो 10:31 हमारा आंसर हो जाएगा 93 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल पूर्वाह्न 10 बजे शुरू होता है और अपराह्न 1:27 बजे तक चलता है। ये एएम है और ये पीएम है। इस अंतराल में 4 पीरियड होता है। प्रत्येक पीरियड के बाद विद्यार्थियों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की यथार्थ अवधि क्या है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितने घंटे टोटल चल रहा है स्कूल, 10 से लेकर 1:27 तक। तो ये कितना हो गया, 10 बजे से लेकर 12 बजे तक में 2 घंटा हो जाएगा, फिर 12 बजे से लेकर के 1 बजे में 1 घंटा हो जाएगा, फिर 1 बजे से लेकर 1:27 में ये हो जाएगा 27 मिनट। तो टोटल कितना मिनट चल रहा है, कितना चल रहा है स्कूल, 10 घंटा 27 मिनट चल रहा है। इसे हम मिनट में बदल देते हैं, तो 3 × 60 + 27, ये कितना हो जाएगा, 6 × 18 180 + 27, तो ये हो जाएगा 207 मिनट चल रहा है। चूँकि 4 पीरियड के बीच 3 विश्राम होंगे, टोटल 4 पीरियड है और प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम हो रहा है। पहला पीरियड शुरू हुआ सपोज, दूसरा पीरियड जैसे ही आने वाला होगा यहाँ पे एक विश्राम मिलेगा, कितने मिनट का, 5 मिनट का, फिर दूसरा पीरियड चल के यहाँ पे आएगा, फिर 5 मिनट का विश्राम मिलेगा, फिर तीसरा पीरियड यहाँ पे आकर रुकेगा, 5 मिनट का विश्राम मिलेगा, और चौथा पीरियड पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सीधा ब्रेक, छुट्टी मिल जाएगी। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितना समय इसमें जा रहा है, तो 3 × 5 15 मिनट समय ब्रेक में बर्बाद हो रहा है। तो पढ़ाई का समय कितना हो जाएगा, 207 में से 15 घटा देंगे तो बचेगा 192 मिनट पढ़ाई हो रही है। क्योंकि एक पीरियड कितने, टोटल 4 पीरियड है, अब में एक पीरियड निकालना है कितने मिनट का है, तो 192 बटे में 4, ये हो जाएगा 48 मिनट हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम 1 से 99 तक लिखें और उन संख्याओं को छोड़ दें जो 3 से विभाज्य हैं, तो 5 अंक कितनी बार आएगा। इस तरीके के प्रश्न में आप चाहें तो सीधा क्या करें,
पहले ये देखें कि 5 अंक वाले 1 से लेकर 99 तक कितने आ रहे हैं। तो इसे आप लिख लें 5, 15, 25, 35, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, इसमें 2 बार 5 आया है, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95। टोटल 5 कितना बार आया देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 बार है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल 20 बार 5 आया है। चूँकि 3 से जो विभाज्य हैं उनको हमें हटा देना है, बोला है 3 से विभाज्य वाले को छोड़ देना है हमें। 3 से विभाज्य कौन होगा, 3 5 15, 15 3 45, 17 3 51, 18 3 54 और 19 3 57, 25 3 75, ये वाला हट गया। तो 6 बार 5 तो हट गया। टोटल कट कितना कटा, 3, 4, 5, 6 बार 5 हट गया। तो 20 में से 6 घटा देंगे तो कितना होगा आंसर, 14 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 3/2 इसका मान, गुणे ये हो जाएगा 4/3, गुणे ये हो जाएगा 5/4, गुणे बीच में ऐसे ही और सारे बहुत सारे पद हैं, ये हो जाएगा 121/120। अगर आप ध्यान दें तो ये वाला टर्म पिछले वाले से आगे वाले से कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये यहाँ पे कोई टर्म होगा जिससे कटेगा, उसी तरह यहाँ पे कोई टर्म होगा जो 120 को काटेगा। तो बचेगा क्या, 121/2 बचेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 दूनी 120, 60.5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 93 से विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे जो कि होता है 9999। इसमें हमें 93 से भाग देना होगा, 93 से भाग दे देते हैं, 93 कम 93, 6, 9 ऊपर से उतरेगा 9, ये 0। अब जाएगा ये 7 बार में, 9 17 21 के 1 हासिल 2, 9 7 63 2, 65, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यानी 48 शेष बच रहा है इसमें 93 से भाग देने में। चूँकि हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जो पूरी तरीके से 93 से भाज्य हो जाए, तो 9999 में क्या करेंगे, 48 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9951। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब घड़ी में 4:25 होते हैं तो उसके मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है आपको हमेशा याद रखना है कि 11/2m - 30h, जहाँ पे m क्या है, मिनट है, और h क्या है, आवर मतलब घंटा है। मिनट हमें कितना दिया है 25 और h का मान दिया है हमें 4। तो ये हो जाएगा 11/2 गुने 4 माइनस 30 गुने 25, सॉरी 30 गुने 4, मिनट 25 है यहाँ पे, इसको कट करते हैं। 11/2 गुने 25 माइनस 30 गुने 4, ये चिन्ह याद रखना है, ये मॉड्यूलस का चिन्ह है। इसका मतलब इसमें से जो भी बाहर आएगा वो धनात्मक मान ही हमें लेना है। तो ये हो जाएगा 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2, 25 5 30/2 माइनस ये हो जाएगा 120, 305 माइनस 240/2, ये हो जाएगा 5, 24 30 में से 24 गया 6/2, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 25 से कम 25 2 27 होना चाहिए। तो 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से कम 25 2 27, ये 275 होगा। अब 275 में 245 घटाएंगे तो 35/2, ये हो जाएगा 17.5 डिग्री का उनके बीच का कोण बनेगा। ये फॉर्मूला बस याद रखना है, 11/2m - 30h। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.2 12.02 122.002 2 1200 और इतना, और इसके बीच का योगफल हमें निकालना है। सिंपली बस जोड़ देना है। तो सीधा क्या करें, एक किसी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए आप क्या करें, सीधा वर्टिकल लिख लें। ये 3 अंक के बाद दशमलव है इसमें, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दें। ये हो गया 12.020, इसको हमने लिख लिया। इसको लिखेंगे कैसे, 122.002, 2 को लिखना है तो 2.000 लिखेंगे,
फिर इसको लिखना है तो 1200.220, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे 2.020 और इसको लिखेंगे 0.202 और जोड़ देते हैं। ये दो 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 चार, ये हो गया 4, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 1 2 2 1 3 3 0 3 ही होगा, 2 1 3 और ये हो गया 1, 1339.664 हमारा 99 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और तब 25% कम कर दिया जाए तो उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। इसका दो तरीका है। एक तो फॉर्मूला होता है a + b - AB/100, जहाँ पे a और b क्या है, चेंज है। a एक बार क्या 25% बढ़ रहा है तो इसको लिखेंगे +25, b क्या है घट रहा है -25, माइनस पहले से फॉर्मूले में है a +25 है और b क्या है -25, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा तो इस b वाले का माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ये बटे में 100 हो जाएगा। तो 25 से 25 कैंसिल, 25 25 625 बटे में 100, ये हो जाएगा -6.25%। माइनस क्या दिखा रहा है कि जो शुद्ध परिवर्तन है वो कम होगा, यानी कि 6.25%। दूसरा तरीका ये है कि आप 100 लिखे यहाँ पे, इसमें से क्या कर रहा है 25 बढ़ा दे रहा है तो बढ़ के कितना हो गया 125, और फिर 25 कम कर दे रहा है तो 125 का कम करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100। अब इसको कटा दीजिए, 25 3 75, 25 4 100, ये हो जाएगा 5 3 15 के 5, 12 36 1 37 बटे में 4। तो क्या करेंगे 100 में से 375 को घटा देंगे तो हमारा नेट चेंज मिल जाएगा। तो 400 - 375 बटे में 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 बटे में 4, 6.25% कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त संबंध के आधार पर जोड़ी को पूरा करें। कोलाहल संगीतकार से संबंधित है तो स्तुति गान किससे संबंधित है। देखिए कोलाहल का मतलब होता है शोरगुल, मतलब कर्कश आवाज़ जो कान को पसंद ना हो, और संगीतकार इसका क्या है विपरीत है। उसी तरह स्तुति गान का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तो आलोचना करना आलोचक हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा 101 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त संबंध के आधार पर जोड़ी को पूरा करें। 923 20 से संबंधित है तो 683 किससे संबंधित होगा। इसमें लॉजिक ये है कि 9 + 2 + 3, 9 2 11 3 कितना होगा 14, 14 में 6 जोड़ने के बाद हमें क्या मिल गया है 20। उसी तरह इसका करके देखते हैं, 6 + 8 + 3 कितना होगा, 8 से 14 3 17, 17 में हम 6 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 23। तो आंसर हमारा होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य 3 से अलग है। इन सब के नंबर को लिख लेते हैं। आई का क्या होगा 9, B2 C3 K11, ये रिलेटेड है किससे K11 F6 I9 S19 से। इसका लिख लेते हैं D4 E5 L12 M13, ये संबंधित है F6 I9 R18 U21 से। H8 D4 J10 L12 J10 H8 O15 T20, एक F का 6 G7 H8 C3 J10 M13 P16। अब देखिए 9 2 11 2 4 6 3 6 9 11 8 19, यानी कि इसमें 2 जुटा है, इसमें 4, इसमें 6 और इसमें 8, यानी 2 4 6 8 का वृद्धि हो रहा है इस वाले में इसके बदलने के लिए। उसी तरह 4 2 6 5 4 9 12 6 18 13 8 21, यानी कि 2 4 6 8 इसमें भी है। इसका देखते हैं 8 2 10 4 4 8 10 5 15, इसमें 5 का चेंज हो रहा है, यानी कि ये 2 4 5 हो रहा है और 8 हो रहा है, तो ये गलत है। ये बाकी देख लीजिए सेम है। इसका भी देख सकते हैं 2 6 4 10 7 6 13 एंड 8 8 16,
तो ये वाला अलग है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अन्य शब्दों में मेल नहीं खाता है? तो अब देखेंगे तो मेयर, गवर्नर और सीनेटर ये तीनों राजनीतिक पद हैं, लेकिन वकील राजनीतिक नहीं है, तो जो मेल नहीं खाता है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न खोजने के लिए चित्रों के अनुक्रम को ध्यान से देखें। हमें नेक्स्ट पैटर्न बताना है कि इसके आगे क्या होगा। इसमें क्या करना है, किसी एक सिंबल को पकड़ लेना है और उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देखना है। मान लीजिए मैं हैश को देखता हूँ, तो हैश क्या हुआ है कि एक स्थान आगे गया है, इधर देखिए यहाँ पे आ गया है बढ़ के, फिर उसके बाद 1 2 3 अंक पीछे आ गया है, यानी कि 3 स्थान पीछे गया, एक आगे गया है और 3 पीछे गया है। उसी तरीके से यहाँ पे अभी हैश है, फिर से एक आगे गया है, एक आगे आके यहाँ पे आ गया है हैश, तो इस बार क्या होगा, पीछे जाएगा 1 2 3, यानी यहाँ पे आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कहाँ है, ऑप्शन सी में, तो 105 का ऑप्शन हो जाएगा सी। उसी तरह बाकी सिंबल के लिए भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए साई सिंबल देखिए, साई एक अंक आगे गया है, यहाँ पे एक स्थान आगे यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से पीछे जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया है साई, फिर उसके बाद एक अंक आगे जाएगा तो यहाँ पे आ गया खिसक के, फिर उसके बाद ये 3 अंक आगे जाएगा तो 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, साई होना चाहिए अगले वाले फिगर में। तो देखिए यहाँ पे साई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी फिगर के लिए आप जीरो वाले को मत चूज कीजिएगा, क्योंकि दो इसमें सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों के किस समूह को जोड़कर दिखाई गई आकृति बनाई जा सकती है? तो इसका आंसर होगा बी। आप देख सकते हैं कि एक समचतुर्भुज जैसा इसमें आकृति में है, फिर इसमें 2 ट्रायंगल हैं छोटे छोटे, इन 2 ट्रायंगलों को क्या किया गया है, आगे से जोड़ दिया गया है, ताकि ये यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा दिया हमने, एक यहाँ पे, तो ये हमारा वर्क बन गया यहाँ वाला। उसके बाद ऊपर हमने एक त्रिभुज रख दिया ऐसे ला करके, तो हमारा ये फिगर लगभग इसके समान होगा बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प घन को उसके मुड़े हुए रूप में प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। अब देखिए इसमें जो ये कॉर्नर है कटा हुआ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इसलिए इसमें क्या है, ये इसमें आप देखिए एक दूसरे के एडजेसेंट है, मतलब संगत है, सटा हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। उसी तरीके से या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए ये वाला जो शैडो वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे का पड़ोसी हैं, लेकिन इसमें भी एक दूसरे के ये पड़ोसी हैं। उसके बाद इस पार्ट को देखिए, ये जो सफ़ेद वाला पार्ट है, वो सफ़ेद वाला पार्ट किसके अपोजिट है, इस वाले ट्रायंगल के अपोजिट है, लेकिन इसमें क्या है, इन दोनों का पड़ोसी है, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, बचेगा बी और सी। अब इसमें हमें देखना है कि ये जो कलर वाला पार्ट है ये एक दूसरे का अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है, और ये सादा वाला इसके अपोजिट है, इसमें एक दूसरे के ये एडजेसेंट हो गया है, तो ये वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने न्यूनतम वर्गों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि पी रेखा पी क्यू निम्नलिखित आकृति के लिए सममित रेखा बन जाए? सममित मतलब सिमेट्रिक, मतलब जैसे अगर मैंने अगर कोई त्रिभुज बनाया तो ये जो लाइन है ये पी क्यू ये सममित है, क्योंकि इसके ऊपर फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। तो उसी तरह हमें बताना है कितने वर्ग यहाँ पे बनाने होंगे। तो देखिए ऐसा करते हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, एक दूसरा यहाँ पे बन गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। क्योंकि ऐसे करने पर ये वाला बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमें सममित बनाना है, तो क्या करेंगे इसमें सब जहाँ जहाँ पे स्क्वायर है पहले वहाँ लगा देंगे। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ पे भी हम 2 बना देते हैं, फिर यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे बना देते हैं। ये एक दूसरे के इतना एरिया सिमेट्रिक हो गया, सममित हो गया। अब इसको देखते हैं तो 1 यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कितना है, 1 यहाँ पे बना है तो 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे बना देते हैं, उसके बाद 1 यहाँ पे। तो अब हमारा क्या हो गया, पूरा सिमेट्रिक बन गया है। तो कितना बना है टोटल, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 वर्ग हमें बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय, बीरेन, चारी, दिनेश और ईला में से ईला दिनेश से लंबी है। अजय का ए, बी, चारी सी, दिनेश डी और ईला ई मान लेते हैं। ईला दिनेश से लंबी है, यानी ईला इज़ ग्रेटर दैन एल, लेकिन दिनेश जितनी मोटी नहीं है, यानी कि दिनेश से ये पतली है,
तो ये लंबाई के लिए सिंबल हो गया हमारा, और ये मोटाई के लिए हम मान लेते हैं, सिंबल हम बना लेते हैं ताकि याद रहे हमें। तो दूसरा ऑप्शन दिया है, चूँकि ये दिनेश जितनी मोटी नहीं है कौन, ईला, यानी ईला जो है वो पतली है दिनेश से। 2 इक्वेशन मिल गया। चारी अजय से लंबी है लेकिन बीरेन से छोटी है। ये चारी है, चारी जो है वो अजय से लंबी है लेकिन बीरेन से छोटी है, सी लेस देन बी। अजय दिनेश से मोटा है, अजय जो है वो दिनेश से मोटा है लेकिन बीरेन जितना मोटा नहीं है, यानी कि अजय जो है बीरेन से पतला है। ईला चारी से पतली है, ईला जो है चारी से पतली है, यानी कि लेस देन इक्वल कर देते हैं, पतली है किससे, चारी से। जो दिनेश से पतली है, जो दिनेश से पतली है कौन, चारी, चारी दिनेश से पतली है, यानी चारी लेस देन डी हो जाएगा। ईला अजय से छोटी है, ईला अजय से छोटी है। तो सबसे पतला व्यक्ति कौन है। चूँकि मोटा पतला पूछा है तो हमारा लंबा छोटा वाला तो किसी काम का नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस वाले में ध्यान देते हैं। इसमें सबसे मोटा कौन दिख रहा है, बी, बी मोटा है ए से, ए मोटा है डी से, और डी मोटा है ई से, यहाँ पे दिया है, और सी भी मोटा है ई से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और डी मोटा है सी से, तो डी मोटा है सी से और सी मोटा है ई से, यानी सबसे पतला कौन है, ई कौन है, ईला, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में टाइगर को JUBLH लिखा जाता है, उसी भाषा में क्वाल्फू को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो टी का क्या होगा 20, आई का 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18, J10, U21, B2, L12, H8। देखिए कितना कितना का डिफरेंस है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें है -10 का डिफरेंस, इसमें भी -10 का डिफरेंस, इसमें +12 हुआ है, इसमें -5 और इसमें +7। इसको देखते हैं, Q17, A1, L12, F6, U21, G7। अब हमें क्या करना है कि ये डिफरेंस यहाँ पे लिख देना है और उसी के हिसाब से ऐड कर लेना है। +12 -5 +7 -10, 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 12 कितना हो जाएगा ये 13, ये 12 में से 5 गया तो 7, 6 7 13, और 21 में से 10 जाएगा तो 11। 7 किसका होता है, जी का, 13 किसका होता है, एम का, 7 जी का, 13 एम का, और 11 होता है के का, GM के, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है कि राज और कुमार हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं राज, ये किस में अच्छा है, हॉकी में और वॉलीबॉल में, हॉकी और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल को भी से लिख देते हैं। उसी तरह कुमार भी हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छा है। सरीन और राज हॉकी और बेसबॉल में अच्छे हैं, क्योंकि हॉकी में पहले ही लिख चुका हूँ राज के लिए, तो राज यानी बेसबॉल में भी अच्छा है, यानी हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। सरीन के लिए क्या लिखेंगे, सरीन अच्छी है किस चीज़ में, हॉकी और बेसबॉल में। गजू और कुमार क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छे हैं, गजू किस में अच्छा है, क्रिकेट में और वॉलीबॉल में भी से लिख देते हैं। उसी तरह कुमार पहले से ही एच और भी में अच्छा था, और वॉलीबॉल भी, क्रिकेट भी जुट गया है इसमें, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे सी। अब देखते हैं सरीन, गजू और मिलन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। तो एक नया आया है मिलन, तो मिलन को यहाँ पे लिख देते हैं। मिलन किस चीज़ में अच्छा है, ये अच्छा है फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं, और साथ ही साथ सरीन और गजू भी इसमें अच्छे हैं। तो सरीन और गजू, सरीन भी पहले ही सरीन के लिए मैंने बेसबॉल डाल दिया है, अब क्या डालना है, फुटबॉल डालना है, तो फुटबॉल इसके लिए डाल देते हैं। उसी तरह गजू, गजू फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, तो यहाँ पे डाल देते हैं गजू के लिए फुटबॉल एंड बेसबॉल, बेसबॉल के लिए बी। उनमें से कितने बेसबॉल, क्रिकेट और हॉकी तीनों में अच्छे हैं, बेसबॉल, बेसबॉल के लिए बी, क्रिकेट के लिए सी और हॉकी के लिए एच, BCH कितने लोग अच्छे हैं। तो आप देखिए बी है इसमें और एच है, सी नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें सी है, एच है, बी नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें बी है, एच है, सी नहीं है, ये भी नहीं होगा।
इसमें बी है, सी है, एच नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें बी है, सी और एच नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि 0 लोग, तीनों में 0 लोग अच्छे हैं, कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉमी 20% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है। बोनी को इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है और इस प्रकार उसे 15 रुपये की बचत होती है। तो बोनी को वस्तु बेचकर टॉमी को हुआ लाभ क्या है? यहाँ जो लाइन है ये ध्यान देना है कि बोनी को इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, इस प्रकार उसे 15 रुपये की बचत होती है। यानी कि जो मार्केट प्राइस है इसका 10% किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा? 150 के। यानी कि हमारा मार्केट प्राइस निकल गया, अंकित मूल्य निकल गया, मार्क प्राइस 150 रुपये। अब क्या करना है, हमें निकालना है कि टॉमी 20% लाभ कमाने के लिए एक वस्तु पर एक निश्चित मूल्य अंकित करता है। तो 20% लाभ कमा रहा है अंकित मूल्य पर, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 150 गुने 120 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ गलत हुआ है, क्योंकि टोनी लाभ जो कमाएगा वो सीपी पे कमाएगा, कॉस्ट प्राइस पे कितना कमाएगा? कॉस्ट प्राइस का 120% बराबर होगा 150, यानी 150 रुपये में जब वो टोनी बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो रहा है प्रश्न के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 20 छक्के 120, 20 पचे 100, और ये 2 तिहाई, 6 दूनी 12 और 3 6 पचे 30, यानी सीपी हमारा कितना हो गया? 125 रुपये। एमपी मिल गया 150, सीपी मिल गया 125। हमें निकालना क्या है कि बोनी को इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिलती है, तो बोनी को वस्तु बेचकर टॉमी को हुआ लाभ क्या होगा? तो बोनी कितने में खरीदता है? बोनी अंकित मूल्य से 15 रुपये बचाता है, यानी कि बोनी ने इसे खरीदा है 150 माइनस 15 रुपये, यानी कि 135 रुपये में बोनी ने खरीदा है। और क्रय मूल्य क्या है? 125। तो टोनी इसे जब बेचेगा क्रय मूल्य पर तो इसका लाभ हो जाएगा कितना? 135 माइनस 125, 10 रुपये, हमारा 112 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धनात्मक पूर्णांकों की माध्यिका 15 है और उन 11 पूर्णांकों में से 7, 8, 12, 20, 6, 14, 22 और 13 हैं। कथन दिया है 4 सबसे बड़े पूर्णांक और 4 सबसे छोटे पूर्णांकों का औसत का अंतर 13.25। और दूसरा कथन है सभी 11 पूर्णांकों का औसत 16 है। सभी 11 पूर्णांकों का औसत 16 है, इसका मतलब ये है कि कुल योगफल कितना होगा? 16 गुने 11 यानी कि 176। तो हमें बताना है कि उपर्युक्त कथन में से किससे इन संख्याओं का सबसे बड़ा संभावित पूर्णांक ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए, इसके लिए ये ध्यान देना है कि माध्यिका दिया है हमें 15 और उन कितने संख्याओं का ये माध्यिका है? 11 का। हमें बाकी का 7 संख्या दिया है 8, 12, 20, 16। इसको हम सजाएंगे तो क्या होगा? ये होगा 6, 8, 12, 13, 14, 20 और 22। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, माध्यिका चूँकि 15 है और इसमें मुझे 15 कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि 11 पूर्णांक है। 11 पूर्णांक का मतलब है कि जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। चूँकि इसमें कहीं 15 नहीं है, इसका मतलब ये है कि 14 और 20 के बीच संख्या जो होगी वो 15 आएगी और इसके पहले वाली जो संख्याएं हैं वो जैसे कि तैसे रहेंगी। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक नई श्रृंखला जो बनाएंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे 6, 8, 12, 13, 14, माध्यिका 15 है तो 15 एक संख्या यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद इसके आगे क्या होगा नहीं पता है, लेकिन 20 और 22 होगा ये पता है। टोटल संख्या कितनी है? 11। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांकों का औसत हमें दिया है 16, यानी टोटल योगफल कितना है? 176। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 20 है और ये 22 है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2, 5, 7, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14, 2, 16, 16, 8, 24, 24, 36 के 0 हासिल 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, 8, 1, 9, 9, 1, 10, 10, 1, 11, यानी 110। तो 176 में से जब 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 66। टोटल संख्या कितनी बची है अब हमारे पास? 8 हमने लिख दिया है यहाँ पे, बचा है 3। इसका 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 22, यानी कि संख्याएं 22 से बड़ी हो सकती हैं। औसत 22 है तो कुछ संख्या हो सकता है कि 20 हो, एक संख्या 22 हो और एक संख्या, 2 संख्याएँ 23 हो सकती हैं, ऐसे करके 23 दूनी 46, 20 66।
यानी कि जो संभावित बड़ा पूर्णांक ज्ञात करना है उसके लिए हमें कथन 1 का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि इसमें बड़े पूर्णांक और छोटे पूर्णांक के औसत का अंतर दिया है और सभी पूर्णांक का औसत हमें दिया है, यानी कथन 2, कथन 1, कथन 2 दोनों का हमें प्रयोग करना होगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक पूर्णांकों के दिए गए युग्म के लिए जहाँ 4x - 17y बराबर 1 है और x जो है लेस देन 1000 है, तो y के कितने पूर्णांक मान दी गई शर्तों को संतुष्ट करते हैं। चूँकि हमें निकालना है y के कितने पूर्णांक मान दी गई शर्त को संतुष्ट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x बराबर 17y + 1, उसके बाद x बराबर क्या होगा 17y + 1/4। चूँकि x बराबर ये हमें समीकरण दिया है x लेस देन 1000 और x का मान हमने अभी अभी निकाला है कितना 7y + 1/4 लेस देन 1000। यहाँ से हो जाएगा 17y + 1 इज लेस देन 4000, 4 से हमने गुणा कर दिया इसको इधर लेके, ये हो जाएगा 17y इज लेस देन 3999, तो y लेस देन 3999 बटा में 17, तो ये होगा y इज लेस देन 17 दूनी 34, बचेगा 5, 9, 17 तियाँ 51, बचेगा 8, 17 पचे 85, बचेगा उसमें से 4, 17 दूनी 34, यानी कि इतने पूर्णांक संभव है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमें y का वही मान यहाँ पे रखना होगा जिससे x भी पूर्णांक हो जाए, ठीक है, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक का युग्म हमें निकालना है xy। तो अब इसको देखिए, x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 16y + y + 1/4, इसको लिख सकते हैं 4y + y + 1/4, यानी कि y का मान हम क्या रखेंगे, पहला मान रखेंगे 3, तो 3 1 + 4/4 पूरा पूरा कट जाएगा तो x पूर्णांक मिल जाएगा और y एक पूर्णांक है ही, तो y बराबर 3 मिल गया। उसी तरह यहाँ पे रखेंगे अगर हम 7, तो 7 1 8 हो जाएगा, उसी तरह 11 1 12 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप 4 4 के अंतर पे हमें संख्याएं मिल रही हैं, यानी कि जो संख्याओं की संख्या होगी वो 3 7 11 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगी, ये लेस देन 235 से कम होगी। तो हमें निकालना है टोटल संख्याएं कितनी होगी, तो tn बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। a कितना दिया है 3, n हमें निकालना है n - 1 और d कितना होगा, d है 4 दिया है। यहाँ पे tn रख देते हैं 235, क्यों, क्योंकि अगर 235 को यहाँ पर हम रखेंगे तो 235 + 1 236, 236 बट्टे में 4 कितना होगा, 4 5 20, 4 9 36, पूरा पूरा कट रहा है। तो 235 में से 3 जाएगा तो 232 और 232 में 4 से भाग दे देंगे तो ये 4 5 20, 4 8 32 और यहाँ से n के एक निकल के बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 59 हमारा आंसर। ये 2 कंडीशन ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और ए से शुरू करते हुए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ए और बी 2 लोग हैं, यहाँ पे डे और यहाँ पे लिख देते हैं एफिशिएंसी। ए 8 दिन में पूरा काम कर रहा है, बी 12 दिन में पूरा काम कर रहा है। इनका एलसीएम क्या होगा 24, तो 8 3 के 24, यानी एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा ए और 12 दूनी 24, एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा बी। हमें क्या करना है, अल्टरनेट काम कर रहे हैं वो, और ए पहले काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा, 3 2 5 यूनिट। हमें टोटल करवाना कितना है 24 यूनिट। तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 20 यूनिट। अब बचा कितना 4 यूनिट कौन कौन करेगा, पहले ए आएगा करने के लिए क्योंकि 2 लोग मतलब अल्टरनेट करते हुए काम खत्म हो चुका है 20 यूनिट का, तो ये हो जाएगा +1 दिन कितना यूनिट जुटा 3, यानी 23 यूनिट काम हो गया। अब बचा कितना यूनिट 1 यूनिट बचा, कौन करने आएगा बी, तो 1/2 दिन, यानी कि 9.1/2 दिन, यानी कि ये हो जाएगा 9.5। ये ऑप्शन में यहाँ पे 9.5 है ना कि 19.5 है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YNTPALE अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक अर्थपूर्ण शब्द ज्ञात कीजिए, फिर उस शब्द में तीसरे 5वें या 7वें स्थानों पर न आने वाले अक्षर को चुनिए। तो जब आप इस शब्द को
व्यवस्थित करेंगे तो ये बनेगा प्लानेटरी। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, थर्ड अक्षर कौन है, ए है, फिफ्थ कौन है, ई है, सेवेंथ कौन है, ए है, तीसरा, पाँचवा और सातवें स्थानों पर न आने वाले अक्षर को चुनना है हमें। सॉरी, ये वाला लाइन ये गलत है, हमें इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका मेरे ख्याल से होगा, जो होगा PENALTY, पेनाल्टी। तीन चार सात वर्ड हैं, 3 4 7 वर्ड हैं इसमें भी। हमें तीसरा कौन सा है इसमें, N, पाँचवा है L और सातवां है Y, यानी N, L और Y को छोड़ के हमें चुनना है अक्षर। तो आंसर हो जाएगा 116 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालय जाते हुए तेजवीर की राजेश से मुलाकात हुई, जो तेजवीर का संबंधी है, क्योंकि तेजवीर दीपक का पिता है जो गरिमा से विवाहित है। कौन गरिमा से विवाहित है, दीपक का पिता गरिमा से विवाहित है। तो ये तेजवीर जो है ये दीपक का पिता है और ये विवाहित है किससे, गरिमा से विवाहित है। ये पिता है किसका, दीपक का। उसके बाद है गरिमा राकेश की पुत्री है। तो गरिमा यहाँ पे राकेश की पुत्री है। गरिमा की एक पुत्री है जिसका नाम ईशा है, इसकी एक पुत्री है जिसका नाम है ईशा। तो तेजवीर ईशा से किस प्रकार संबंधित है, तेजवीर ईशा का क्या होगा, पिता होगा। तो 117 का आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे एक गड़बड़ी हुई है, दीपक का पिता है जो गरिमा से विवाहित है, दीपक ही गरिमा से विवाहित है, ना कि तेजवीर। तो इसका यहाँ पे होगा दीपक विवाहित है गरिमा से, तेजवीर दीपक का पिता है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं तेजवीर। तेजवीर जो है दीपक का पिता है, बाकी की सब सही है। तो तेजवीर ईशा से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ईशा का बाप है दीपक और दीपक का बाप है तेजवीर, तो ईशा हो जाएगा तेजवीर का दादा। तो आंसर हो जाएगा 117 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मित्र LMNOP दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, केवल M P और L के बीच है, N P के एकदम दाएं हैं, O L के एकदम बाएं हैं। तो पंक्ति के मध्य स्थान पर कौन खड़ा है। ये ध्यान देना है कि दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, यानी इधर खड़े हैं। अगर इस तरफ खड़े होते तो इधर ही वाला बाहिना होता और इधर वाला दाएं होता, और इधर खड़े हैं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा और ये वाला बाएं हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस क्रम में लिख लेते हैं और उसके बाद इसको पलट देंगे इस क्रम में सीधा। ठीक है, तो पहले उत्तर वाले क्रम में करके लिख लेते हैं। केवल M P और L के बीच में बैठा है, तो P और L के बीच में M बैठा है। N जो है P के एकदम दाएं है, P के एकदम दाएं है, तो दाएं किधर होगा, दाएं इसका एक्चुअल में इस साइड होना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं, तो N हो जाएगा इधर। O L के एकदम बाएं हैं, O L के एकदम बाएं है, यानी कि इस तरफ मुंह करके खड़ा है, तो ये दाएं हो जाएगा। तो हमारा जो क्रम बना वो कौन हो जाएगा, O L M P N। तो मध्य में कौन खड़ा है, तो मध्य में M खड़ा है, तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है। तो ये संबंध जो है पति पत्नी का होगा। कैसे, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो दूसरे के बेटे का पिता तभी होगा कि जब पहले का दूसरे से विवाह हुआ होगा, और जो एक है ये मर्द होगा, दूसरा जो है वो औरत होगी, और उससे जो बेटा हुआ होगा उसका पिता होगा कौन, एक। तो आंसर हो जाएगा पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रश्न और 2 कथन नीचे दिए गए हैं। PQRST भी में सबसे पहले कौन स्टेशन पहुंचा, हमें ये बताना है। हमें बताना है कि कौन से कथन पर्याप्त होंगे इसके आंसर देने के लिए। तो इसका आंसर होगा सिर्फ पहला कथन ही पर्याप्त होगा, ऑप्शन 120 का ए। इसका आप सॉल्व कीजिएगा, इसका थोड़ा लंबा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखिए, DL को लिखते हैं D4, L 12, ये हो गया 10 और ये 14, F6, R 18। इसको लिखते हैं R 18, X 24, ये 23 और 18 हमें दिया है पहले से, और S 19, M 13। उसी तरह K का होगा 13, सॉरी K का 11, M का 13। ये दोनों संख्या बतानी है, P 16, V 22। इसमें कोई सीक्वेंस दिख नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको जोड़ देते हैं।
ये हो गया 12 4 16 और ये हो गया 18 6 24। इसको लिख सकते हैं 42, इसको लिख सकते हैं 32, इसको लिख सकते हैं 24 और इसको लिख सकते हैं 38। इसके बीच का डिफरेंस कितना है 6, इसके बीच का डिफरेंस 4 और इसके बीच का डिफरेंस 10। इसके बीच का डिफरेंस 23 9 32 10 42 19 है। इसके बीच का डिफरेंस 5 है, -5 है, और तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 14। 18 4 22 10 32। तो उसी तरीके से जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, यहाँ पे अगर 14 और 21 रखें तो ये हो गया -10 + 7 और ये कितना है 17। तो -17, यानी कि ये बीच वाले को लगभग जोड़, सिर्फ इसमें घटा है, बाकी में जोड़ दिया है। आंसर ए ही होना चाहिए। बाकी आपको अगर कोई और लॉजिक लगता है तो कमेंट में से कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 15 और 21 को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही प्रकार संतुलित होगा? इसका आंसर होगा बी। आप 15 के जगह पे हम लिख देते हैं 21 और 21 के जगह पे हम लिख देंगे 15, तो ये 21 3 63 3 हो जाएगा और 15 5 75 और -4, 75 में से 4 गया 71, 71 3 74। एग्जाम में आपको पूरे ऑप्शन को चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है और फिर से 180 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है और उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? तो घड़ी की दिशा वाले को डायरेक्शन प्लस मान लेते हैं और उसके विपरीत दिशा वाले को माइनस मान लेते हैं। तो एक बार घुमा है 45, फिर घुमा है 180, तो टोटल कितना घुमा? ये 5 18 4 22 225 डिग्री। फिर उसके बाद उल्टा घुमा है -270। इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -45 डिग्री। यानी कि पहले कहाँ था? पश्चिम में। अब पश्चिम से इसको 45 डिग्री घटा देना है घड़ी की उल्टा दिशा में। तो मान लेते हैं ये हमारा घड़ी हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। पहले इसका मुख ऐसे था, 45 डिग्री घटाना है, मतलब ऐसे यहाँ पे ला देंगे। अब यहाँ पे हो गया है, तो ये कौन सा दिशा है? साउथ वेस्ट है, यानी कि दक्षिण पश्चिम है। 123 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 25 और 17 को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 7 42, 25 7 32 10 42। 42 में 6 से भाग देंगे तो 7 बार में पूरी पूरी कट जाएगा। 38 और 18 को जोड़ेंगे तो 38 8 46, 46 10 56, तो 56/8 कितना होगा? 7। ये भी पूरी तरीके से कट रहा है। 9 6 15 के 5 हाथ से ले, 8 1 9 1 10, 105 में हम किससे भाग देंगे? 7 बार में जाए तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी कि 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि डायमंड का कोड इतना है तो फीमेल को कैसे कोडित करेंगे? इसका लिखते हैं D4 I9 A1 M13 O15 N14 D4। V का होगा 22 Q17 Y25 M13 K11 L12 V 22। तो V का 22 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, जहाँ जहाँ 4 है वहाँ पे V लिखा है। अब ध्यान देंगे तो इसका सम 26, ये भी 26, 25 1 26, 13 13 26, 15 11 26, 14 12 26 और 22 4 26। तो फीमेल F क्या होता है? 6 होता है। तो इसका क्या होगा? T होगा T20। E का होता है 5, तो इसका अपोजिट होगा 21, 21 का होता है TU। उसके बाद होगा M का होता है 13, तो 13 13 26, तो M ही हो जाएगा। फिर A का 1, तो Y 25 होगा, इसका उल्टा L 12, तो N 14 होगा, N हो जाएगा यहाँ पे, और E 5 का U हो जाएगा, तो TUMYNU। तो आंसर हो जाएगा 125 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह में नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा 126 का D। वेल, डॉल्फिन और शार्क, ये तीनों क्या हैं? मछलियाँ हैं। और स्टार फिश नाम फिश है, लेकिन ये मछली में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला 2 5 10 17 26 37 50 64 में गलत पद हमें निकालना है। अब देखिए इसको, 2 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5। 10 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 10। 17 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 17। 16 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 26। और 37 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 37। 50 को 7 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 50। और 64 को
इसका 8 28 64 प्लस 1 65, तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 65, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, इसमें 3 ग्रुप बना हुआ है। एक है 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12। उसी तरह इसको देखिए 8 1 9, 9 1 10 और यहाँ पे आएगा 11, क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है लेकिन मैंने आपको समझा दिया। उसी तरह इसका देखिए 8 का होगा 7, 7 से हुआ है 6, 6 से होगा यहाँ पे 5, तो लुप्त जो संख्या है वो होगी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और बीमारी। तो सबसे पहले जनसंख्या आएगी, जनसंख्या बेरोजगार होगी, फिर वो गरीब होगी, फिर उसे बीमारी होगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसे 129 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किन 2 महीनों का कैलेंडर एक जैसा होता है? तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर हमेशा एक जैसा होता है, क्योंकि इनके बीच के दिनों का जो ऑड डेज है वो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए, 4 है, 4 में अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 12, फिर 12 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से तो ये हो जाएगा 30, सब में 0.5 बढ़ रहा है। उसके बाद 30 में मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 3 से, तो ये 30 तिहाई 90 होना चाहिए। चूँकि यहाँ पे 60 दिया है यानी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मान लेते हैं ये 2 ही है, 2.5 के बाद ये घटाया है, घटाने के बाद 90 आया है और 90 के बाद 90 को इसको 30 दुनिया पे क्या होगा, पहले 60 लिख लेते हैं। अब 60 को क्या करना होगा हमें, चूँकि 2 के पहले क्या था 1.5, तो यहाँ पे भी 1.5 कर दे, 15 छक्का 90 यानी कि 90 हो गया। फिर 90 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ऑप्शन में यही एक दिख रहा है, मेरे ख्याल से इसका लॉजिक यही होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम 850, 43, 29, 8, 88, 45 और 73 में गलत संख्या ज्ञात करना है हमें। तो इसका अंतर आप देखिए कितना दिया है, ये है -7, -14, -21, -28, -35 हो गया, सॉरी 8 में से 5 गया 3। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, गलत चुनना है। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है 788 में। अगर 808 में से अगर हम 20 घटाते तो 788 आएगा, चूँकि घटाना 121 है तो यहाँ पे आना चाहिए 787, तो हमारा आंसर होगा 132 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुक्रम 5, 9, 15, 23, 33 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए इसका डिफरेंस 4 है, ये 6, ये 8, ये 10, तो ये क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए, नहीं 33 12 कितना होगा, 45 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? तो ध्यान दीजिए, इनके बीच का जो छायांकित भाग है, इनके बीच कितना डिब्बे खाली हैं, 3। इसके बाद घट के कितना हो गया है, 2। इसके बाद घट के हो गया है 1 और इसमें 0 हो गया है। और इस बार क्या करेंगे, ये उल्टा एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे कौन सी लुप्त संख्या है? तो इसका डिफरेंस देखिए, 13 1 14, 14 9 23, 23 25 48, 48 49 97, 97 में 81 जोड़ेंगे तो 178 और इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 121, तो हमारा आंसर हो जाएगा 299। आंसर हो गया डी। ये कैसे हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 7 9 11 का स्क्वायर है, उसी को हमने जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रम में अगला पद क्या है? यहाँ ध्यान दीजिए, एल यहाँ पर है, नीचे आया है, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ पे आ गया है, फिर यहाँ से इधर घसका है तो यहाँ पे आ गया है, और यहाँ से घसक के यहाँ पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एल हो जाएगा। फिर उसके बाद आर को देखिए, आर खिसक के आया है नीचे यहाँ पे, फिर यहाँ पे खिसक के आ गया यहाँ पे, और यहाँ से खिसक के आ गया यहाँ पे, और इस बार खिसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया हमारा आर। उसी तरह हम देखेंगे जे का, जे खिसक के आ गया है एन के पास, यानी यहाँ पे जे आ गया है,
फिर उसके बाद इस एन को रिप्लेस करके जे यहाँ पे आ गया है, फिर जे यहाँ पे चला गया है और फिर ये जे यहाँ पे आ जाएगा। तो JRL यहाँ इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में बटर को इस तरीके से कूटित किया जाता है और थियरी को इस तरीके से कूटित किया जाता है, तो उस भाग में लैटेंट को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। बटर को देखिए B2, U21, T20, T20, E5, R18, ये हो गया 4, W23, V22, R18, C3, P16। तो 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें 2 घटा है, इसमें भी 2 घटा है और इसमें भी 2 घटा है ये बनने के लिए। यानी 3 में 2 बढ़ा है और बाकी के 2 में 2 घटा है। उसी तरीके से थियरी का देख लीजिए। थियरी T20, H8, E5, O15, R18, Y25, V हो गया 22, J10, G7, M13, P16, W23। इसमें 2 बढ़ा है, इसमें भी 2 बढ़ा है, इसमें 2 घटा है, इसमें भी 2 घटा और इसमें भी 2 घटा है। लैटेंट का लिखना है तो L होगा 12, A1, T20, E5, N14, T20। इसमें हम 2 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 22, ये 3, इसमें घटाएंगे तो ये 12 और ये 18। तो 14 किसको लिखते हैं N, C, V, C, L, 18 के R। तो आंसर हो जाएगा 137 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस को 74, चार्ट को 50 लिखा जाता है, तो सिंबल को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए कैसे लिखा गया है क्रॉस को, C3, R18, O15, S19 जोड़ देते हैं। 3 8 11 5 16 16 9 25 25 9 34 के 4 हासिल 3 3 1 4 5 6 7 74, यानी कि इनके स्थानीय मान को जोड़ दिया है। उसी तरह सिंबल को लिख लेते हैं S19, Y25, M13, B2, O15, L12। तो 9 5 14 3 17 2 19 5 24 2 26 के 6 हासिल 2 3 4 5 2 7 1 8, 86 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओशंस को लिखा गया है 57 का पावर क्यूब। वो होगा 15, C3, E5, AN, A1, N14, S19। जोड़ते हैं इसको, 5 3 8 5 13 1 14 4 18 18 9 27 के साथ हासिल 2 2 2 4 1 5, 57। ओके, इनका सम दिया है 57 और ये क्यूब किस लिए दिया है देखिए, 1 भावेल 2 भावेल 3 भावेल के लिए 3 क्यूब। उसी तरह इसमें को भावेल है 1 2, तो 2 भावेल के लिए 2 क्यूब, मतलब 2 का स्क्वायर। इसमें कितना है 1 2 3 भावेल्स हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 139 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट भाषा में लेमन को एल्मनो लिखा गया है, तो क्लस्टर को कैसे लिखा जाएगा। LEMON, इसको लिखा गया है ELMNO। ये ऐसे पलट गया है, ये ऐसे और ये सेम है। तो उसी तरह क्लस्टर को लिखते हैं CLUSTER, बीच वाला सेम ही रहेगा, ये तीनों आपस में बदल जाएंगे, क्योंकि ऐसे बदलने पर यहाँ पे U आएगा और U से कोई वर्ड नहीं है, यानी कि ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। दूसरा पैटर्न लिखते हैं E, उसके बाद आएगा LMNO, यानी कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, पहले E आता है, उसके बाद L, उसके बाद MNO। तो क्लस्टर को लिखेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा, C आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद E आएगा, उसके बाद L, फिर R, फिर S, फिर T और U। तो आंसर हो जाएगा 140 का A। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, ना कि किसी क्रॉस पैटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कोड में कैंडल को इस तरीके से लिखा जाता है तो उसी कोड में स्टिक को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, C को चेंज नहीं किया गया है, A का B कर दिया है, N को चेंज नहीं किया है, फिर D का E कर दिया है और L को चेंज नहीं किया गया है और E का F कर दिया गया है, यानी कि एक चेंज कर रहा है और एक को नहीं चेंज कर रहा है। तो स्टिक को कैसे लिखेंगे, STICK। S को S की तरह लिखेंगे, T को बढ़ा के U कर देंगे, फिर I को I ही लिखेंगे, फिर C को बढ़ा के D कर देंगे और K को K ही लिखेंगे। तो सुई डक, आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 100 को 19 12 3 S19 A1 W23 S19 A1 W23, तो हमें मेड्यूला को लिखना है। M क्या होगा 13, E5 D4, तो 142 का आंसर हो जाएगा हमारा B।
13, 5, 4, बाकी में नहीं है तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A1, B3, C5 इसी तरह Z51 है तो पल्स के लिए कूट ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान से देखिए, ये सभी क्या संख्याएं हैं? विषम संख्याएं 2n-1 के फॉर्म में होती हैं। तो P के लिए क्या होगा? 16, U21, L12, S19, E5। तो हमें 16 को क्या लिखना होगा? 2n-1 के फॉर्म में लिखना है। विषम संख्या है तो 16 दूनी 32, एक 31 हो जाएगा। U21 होता है, 21 दूनी 42, एक 41 हो जाएगा। 12, 12 दूनी 24, 24 में से एक जाएगा 23 हो जाएगा। 19 दूनी 38 में से एक जाएगा 37 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 का 9 हो जाएगा। यानी 31, 41, 23, 37, 9 हमारा 143 का ये आंसर हो जाएगा। बस आप ये दिमाग में रखना है कि ये विषम संख्या में लिखा गया है और उसका फॉर्म होता है 2n-1। या फिर आप पूरा का पूरा संख्या लिख ले 26 और उसके हिसाब से ये वैल्यू रख ले, तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लेम को इस तरीके से जोड़ा गया है तो ट्री को किससे जोड़ा जाएगा? एल का देखिए 12, A1, M13, E5। तो O है 15, X 24, P 16, B2। इसमें जोड़ा है +3, इसमें -3, इसमें +3, इसमें -3। तो ट्री का क्या लिखेंगे? T20, R18, E5, E5। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 23, इसमें 3 घटाएंगे तो 15, इसमें 3 जोड़ेंगे 8, इसमें 3 घटाएंगे 2। तो WOHB हमारा आंसर हो जाएगा 144 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी पेन मार्कर हैं। ये पेन हो गया और ये सभी पेन क्या है? मार्कर है। कोई भी मार्कर रंग नहीं है, कोई भी मार्कर रंग नहीं है। तो कोई भी पेन रंग नहीं है, कोई भी पेन रंग नहीं है, बिल्कुल ये सही है। कोई भी रंग पेन नहीं है, कोई भी रंग पेन नहीं है, ये भी सही है। कुछ पेन रंग नहीं है, कुछ पेन रंग नहीं है, तो ये भी सही है। कुछ रंग पेन नहीं है, कुछ रंग पेन नहीं है, तो ये भी सही है। सभी रंग पेन है, सभी रंग पेन है, ये गलत है। तो 1, 2, 3, 4, 5 को छोड़कर सभी निष्कर्ष सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है सभी Y Z हैं और कुछ Z W हैं। कुछ निष्कर्ष है कुछ Y W हैं, कुछ Y W हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हम W को इस तरीके से इंटरसेक्ट करा देते, कुछ Z W हैं, तो यहाँ पे Y इससे मिल जाता, जबकि इस केस में नहीं मिल रहा है। तो पहला क्या होगा? 146 पहला गलत हो जाएगा। कुछ Y W नहीं है, कुछ Y W नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 सही है और ना ही 2। चूँकि दोनों एक दूसरे का संपूरक हैं तो यहाँ पे जो या वाला कंडीशन दिया है वो पूरा होता है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? 146 का सी मारेंगे। या तो निष्कर्ष, या तो कुछ Y W है या तो कुछ Y W नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अभियंता शिक्षक हैं। सभी अभियंता शिक्षक हैं। सभी शिक्षक गायक हैं। सभी शिक्षक गायक हैं। तो सभी अभियंता गायक है, सभी अभियंता गायक है, बिल्कुल ये सही है। कोई भी अभियंता गायक नहीं है, ये गलत है। तो केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, बाकी सभी गलत है। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है, सभी सरीसृप कुत्ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा डाल देते हैं सरीसृप का। सभी सरीसृप क्या है? कुत्ते हैं, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। कोई भी स्तनधारी सरीसृप नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्तनधारी। ये कोई भी सरीसृप स्तनधारी नहीं है, बन गया वेन डायग्राम। पहला निष्कर्ष है सभी कुत्ते सरीसृप है। सभी कुत्ते सरीसृप है गलत, कुछ ही कुत्ते सरीसृप हैं, तो ये गलत हो गया। कुछ सरीसृप बिल्लियाँ हैं, कुछ सरीसृप जो हैं बिल्लियाँ हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अन्य से भिन्न संख्या बताइए। तो इसमें देखिए सभी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 × 7, 5 × 7 एंड 7 × 7, लेकिन ये 7 से विभाज्य नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 149 का C। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 11। तो 11 × 3 33, यहाँ पे इसका गुणनफल दिया है। उसी तरीके से 18 × 9 162।
इसका गुणनफल यहाँ पे दिया है। उसी तरह 9 और 3 का गुणनफल दिया है 27। तो यहाँ पे किसका गुणनफल आएगा ये तय करना है। तो यहाँ पे आएगा 11 और 18 का गुणनफल। तो 11 8 88 के 8 हासिल 8 होगा। फिर 11 का 11 8 19। तो 198 हमारा संख्या आएगा, आंसर सी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।